आज हम अपने वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे राज्य परिभाषा एवं तत्व। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य की संकल्पना का प्रमुख स्थान दिया गया है। गार्डन के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गार्डन ने कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। मनुष्य को अपने विकास हेतु जिस सामाजिक सहयोग और प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, राज्य उसी सहयोग और प्रयत्न को प्रकट रूप है कि ये किसने ये जो है अरस्तु ने कहा। अरस्तु के अनुसार राज्य राज्य की जरूरत इसलिए है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। मनुष्य को अपने विकास हेतु सामाजिक सहयोग और प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है और राज्य उसी सहयोग और प्रयत्न का प्रकट रूप है। आगे देखिए, ग्रीक राज्यों में राज्य के लिए पोलिस और रोमन साम्राज्यों में रेस पब्लिका और मध्य युग में क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ शब्द प्रयुक्त हुए हैं, किंतु इन सब में राजत्व का तत्व अर्थात संप्रभुता की धारणा अनुपस्थित थी। राज्य को एक स्टेट शब्द के रूप में मैकियावेली के लेखों में 16वीं शताब्दी की शुरुआत के हिस्से में इटली में नजर आया। 17वीं शताब्दी में के दौरान स्टेट स्कूनेट्स शब्द रेजिएंस दी स्टेटो का जर्मन पर्यायवाची बन गया और कुछ बाद में स्ट्रेटेक्स शब्द ने जस पब्लिकन का अर्थ ले लिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। रैल्फ मिल्डीबैंड के अनुसार यही वे संस्थाएं हैं जो सरकार, प्रशासन, सेना और पुलिस, न्यायिक शाखा, उपकेंद्रीय सरकार तथा संसदीय सभाएं जो राज्य का निर्माण करती हैं। शासन के रूप में राज्य एक व्यवस्था है जो कि उससे जुड़ा है और उसको राजनीति व्यवस्था अथवा राजनीति समाज कहा जाता है। किसे? राज्य को। बोंदा ने राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट, क्योंकि बोंदा ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया। हाब्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। हाब्स ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ प्रयोग करके इसमें समाज, राज्य और सरकार तीनों को मिला दिया। इसने हाब्स ने। लॉक और रूसो ने राज्य के स्थान पर समुदाय, सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया। हीगल ने राष्ट्र, राज्य, नेशनल स्टेट शब्द का प्रयोग किया। व्यवहारवादी राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? व्यवहारवादी। राजनीतिक व्यवस्था राज्य के स्थान पर। अब राज्य की परिभाषाएं किसने क्या क्या दी? पहले देखिए अरस्तु ने क्या कहा। राज्य परिवारों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मैकियावेली, राज्य एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्यों पर सत्ता प्रयोग करती है। मैक्स वेबर ने क्या कहा? राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भू भाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ये मैक्स वेबर ने कहा। सिसरो ने क्या कहा? राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें वो यह भावना विद्यमान हो कि मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों पर परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। सिसरो ने क्या कहा? राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। ये सिसरो की परिभाषा होगी। आगे देखते हैं बोंदा ने क्या कहा। राज्य परिवारों और उनके समान हितों की एक वैधानिक सरकार है जिसमें सर्वोच्च संप्रभुता है। क्या कहा? राज्य परिवारों और उनके समान हितों की एक वैधानिक सरकार है जिसमें सर्वोच्च संप्रभुता है। ग्रोसियस ने क्या कहा? राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों की एक पूर्ण समुदाय है। स्वतंत्र व्यक्तियों का पूर्ण समुदाय है जो कानून के लाभ को प्राप्त करने और समान सुविधाओं की उपलब्धि के लिए आपस में संगठित हो जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। राज्य मानव जाति का विशिष्ट भाग है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। ब्लंटली ने कहा, किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। वुडरो विल्सन, राज्य को एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज माना है। लास्की ने क्या कहा? राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। आगे देखिए फिल्मर
फिलिमोन क्या कहते हैं, राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों और पदार्थों पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभुत्व रखता है। देखिए ये आपको कीवर्ड हो गया, व्यक्तियों और पदार्थों पर पूरा नियंत्रण और प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी राज्य से संधि और युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। अब गिलक्राइस्ट महोदय की परिभाषा देख लेते हैं। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा, राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग निश्चित प्रदेश में और एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। निश्चित प्रदेश में हो और एक सरकार के अधीन संगठित हो। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की संप्रभुता प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। गार्नर की क्या परिभाषा थी? गार्नर ने कहा, राजनीति विज्ञान एवं सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम से कम या अधिक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है और जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र और लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेश का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। वाल्जर ने राज्य को प्राथमिक संगठन माना है। आगे देखिए, राज्य के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिलोवी ने क्या माना, जनता, शासन तंत्र और संविधान। राज्य के तंत्र ये तीन किसने माने, ये बिलोवी ने माने। कौन? जनता, शासन तंत्र और संविधान। सिजविक के अनुसार राज्य के तीन कौन कौन से तत्व हैं? सरकार, भूखंड और जनता। सरकार, भूखंड और जनता, ये सिजविक के अनुसार है। ब्लंटसली ने क्या कहा, भूखंड, जनता, एकता और संगठन। क्या कहा, भूखंड होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और संगठन होना चाहिए। गार्नर ने क्या कहा, गार्नर ने राज्य के कौन कौन से तत्व बताए हैं? मानव समुदाय, प्रदेश, संप्रभुता और राजनीतिक संगठन। मानव समुदाय, प्रदेश, संप्रभुता और राजनीतिक संगठन, ये किसने कहा? गार्नर ने। राज्य के कौन से आवश्यक तत्व हैं? जनता, प्रदेश, सरकार, संप्रभुता। जनता, प्रदेश, सरकार, संप्रभुता, ये किसने कहा? गैटल ने। समान रूप से सामान्यतः राज्य के निम्न चार तत्व माने जाते हैं। कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आगे देखते हैं, राज्य के चार तत्व हैं। देखिए कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। असंप्रभुता दो तरह के, आंतरिक और बाह्य। जनसंख्या के बारे में देखते हैं। जब तक लोगों को एक साथ मिलकर नहीं रहते तब तक राज्य नहीं बन सकता। राज्य में बहुत सारे मनुष्य एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, अतः जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह निश्चित नहीं है। प्लूटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी? 5,040 होनी चाहिए और रूसो के अनुसार यह 10,000 होनी चाहिए। कितने? प्लूटो क्या कहते हैं? 5,040 और रूसो कह रहे हैं 10,000। आगे देखते हैं हम लोग। गार्नर के अनुसार जनसंख्या राज्य के संगठन में निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए और तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी के लिए भूखंड और राज्य के साधन पर्याप्त हों। मतलब ये कह रहे हैं कि जितना भूखंड उतने हो, भूखंड के लिए उतनी ही जनसंख्या हो जितना कि उसका भूखंड है, यानी कि उनके लिए वहाँ के जो लोग रहेंगे, जो जनसंख्या रहेगी उसके लिए पर्याप्त भूमि हो। उससे ज्यादा होंगे तो जनसंख्या उचित नहीं है। सोल्टाउ के अनुसार जनसंख्या जनता की संख्या का संबंध प्रयोग की वस्तुओं की उपलब्धि, वांछित जीवन स्तर और सुरक्षा एवं उत्पादन की आवश्यकता से होनी चाहिए। और डिग्वी का मानना है कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासक और शासित में भेद स्पष्ट हो सके कि कौन शासन कर रहा है, कौन शासित है। अरस्तु के अनुसार नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। अब भूभाग के बारे में देखते हैं। दूसरा हमारा जो राज्य का आवश्यक अंग है भूभाग, उसके बारे में। राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या निश्चित भूभाग में बसी हो जहां उसकी सत्ता निर्विवाद हो। राज्य के लिए अपेक्षित भूभाग का आकार निश्चित नहीं है। यह भूभाग इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि जिस पर राज्य की जनसंख्या वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर जीवन जी सके। आगे देखते हैं, लियोन डिग्विटी, सीले, हॉल आदि ने निश्चित प्रदेश को राज्य के तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हॉल महोदय, कोई कारण नहीं कि भावात्मक रूप से एक घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित
जाति के अंतर्गत ना माने, जैसा कि राज्य में होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ऐसी यथार्थ अवस्था जो लोग राज्य निर्माण की प्रक्रिया में हो सकते हैं, परंतु किंतु तब तक राज्य नहीं होते जब तक कि स्थायी रूप से किसी निश्चित भूखंड पर बस नहीं जाते। ब्लंशली ने क्या कहा, जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार क्या है, प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश न हो। मैक्स वेबर ने निश्चित प्रदेश को राज्य का सबसे प्रमुख तत्व माना है। किसने? मैक्स वेबर ने। टिस्टके, लॉर्ड एक्टन आदि ने विशाल आकार के राज्यों का समर्थन किया है। आगे देखिए, तीसरा आवश्यक तत्व सरकार। सरकार राज्य की राजनीतिक संस्था है। यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है। लोकतांत्रिक राज्य में अंतिम संप्रभुता जनता के हाथों में नहीं रहती है। वैधानिक संप्रभुता सरकार है और सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। गार्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन या तंत्र है जिसके अनुसार राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीतियों और सामान्य हितों की पूर्ति होती है। सरकार के बिना जनता असंगठित और अराजक जनसमूह के रूप में होगी, जो सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करने में अक्षम होगी। ब्लंशली के अनुसार यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा, ब्लंशली ने कहा। आगे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा आता है? संप्रभुता। संप्रभुता तो देखिए, संप्रभुता का अर्थ है राज्य की एक ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं और कानूनों का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी प्रकार का लेन देन, मैत्री और लड़ाई कर सके। राज्य अपने संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल प्रयोग का अधिकार रखता है। कोई राज्य संप्रभुता के कारण न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के मामलों में भी वह अंतिम सत्ता का दावा करता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य अंतरराष्ट्रीय समझौते और परिपाटियों का पालन अपनी इच्छा से करता है, किसी बाह्य सत्ता से बाध्य होकर नहीं। अतः संप्रभुता राज्य की अनिवार्य लक्षण है, जो अन्य सहचर्यों से उसकी अलग पहचान बनाता है। गैटल के अनुसार संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जिसे उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। अब देखिए, राज्य एवं अन्य सहचर्य। राज्य और सरकार देखते हैं। राज्य और सरकार शब्द कई बार एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। इंग्लैंड में स्टुअर्ट शासक इन दोनों में कोई भेद नहीं करते। लुई 14वें का कहना था कि मैं ही राज्य हूं और लुई 14वें मैं ही राज्य हूं। हॉब्स ने भी सरकार और राज्य में कोई भेद नहीं किया है। उसके अनुसार सरकार के अंग होने पर राज्य छत विक्षत होकर ध्वस्त हो जाएगा, किंतु राज्य और सरकार एक नहीं है। सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, डिग्विट और एजी कैलर के मतानुसार राज्य एक समुदाय के शासन व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं। गार्नर सरकार वह अंग है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है और उसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। यद्यपि सरकार राज्य के एक विशेष गुण है, परंतु इसे राज्य कहना उतना ही अनुचित है जितना कि किसी प्राणी के मस्तिष्क को प्राणी कहना अथवा किसी निगम के बोर्ड को निगम कहना। तो ये किसने कहा? ये गार्नर ने कहा। मैकाइवर क्या कहते हैं? जब हम राज्य के विषय में बात करते हैं तो हमारा अर्थ उस संगठन से होता है जिसका प्रशासकीय अंग सरकार होता है। राज्य का एक संविधान होता है और नियमों का एक संग्रह होता है। सरकार के निर्माण की एक विधि होती है और तथा नागरिकों का एक समूह होता है। जब हम संपूर्ण ढांचे के विषय में विचार करते हैं तो हम राज्य पर विचार करते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं? सरकार की शक्ति के कारण वह राज्य सरकार की शक्ति के कारण है कि वह राज्य से संबंधित है। गिलक्राइस्ट प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट की सरकार संप्रभुसत्ता नहीं है, प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। उसके पास शक्ति इसलिए है कि राज्य ने उसे प्रदान की है वो शक्ति, है ना। बिलोबी क्या कहते हैं? राज्य और सरकार में अंतर
उस अंतर के समान है जो किसी व्यक्ति की नैतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व और उसके भौतिक शरीर में होता है। क्रोशो जो व्यक्ति भावात्मकता के स्थान पर वास्तविकता की खोज करते हैं, उनके लिए वस्तुतः सरकार ही क्या है, राज्य। क्या कहते हैं क्रोशो, जो व्यक्ति भावात्मकता के स्थान पर वास्तविकता की खोज करते हैं, उसके लिए वस्तुतः सरकार ही क्या है, राज्य है। आगे देखते हैं हम राज्य और समाज। राज्य को साधारणतः राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज कहा जाता है। समाज मनुष्यों के सहचर्य है जो जन्म से मृत्यु तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राज्य मनुष्यों के राजनीतिक संगठन की एक विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। प्लेटो, अरस्तु, हीगल, कांट आदि राज्य के समाज को कोई अंतर नहीं करते। इसके अतिरिक्त हिटलर और मुसोलिनी ने भी इन दोनों में कोई अंतर नहीं स्वीकार किया। मुसोलिनी कहता है कुछ भी राज्य के अंतर्गत नहीं, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, ये मुसोलिनी कहते हैं। मैकइवर कहते हैं राज्य समाज के बीच भेद स्पष्ट भेद कर लेना होगा कि हमें राज्य और समाज के बीच स्पष्ट भेद कर लेना होगा, क्योंकि राजनीति को सामाजिकता के साथ मिलाना महान भ्रम उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार हम ना तो राज्य को समझ सकेंगे और ना ही सरकार को। कोल क्या कहते हैं, समाज समस्त मानवीय संबंधों का योग है। राइट ने क्या कहा, समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं बल्कि विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। बारकर क्या कहते हैं राज्य के बारे में, राज्य का अस्तित्व एक महान पर एक ही लक्ष्य के लिए है, जबकि समाज का अस्तित्व अनेक लक्ष्यों के लिए होता है। बारकर कहते हैं राज्य का अस्तित्व एक महान पर एक ही लक्ष्य के लिए होता है, जबकि समाज का अस्तित्व अनेक लक्ष्यों के लिए होता है। मैकइवर क्या कहते हैं इसके बारे में कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो न तो समाज का समकालीन है और न ही उसके समान व्यापक, बल्कि उसका निर्माण समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया। बारकर क्या कहते हैं, समाज और राज्य एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि ऐसा न होता तो राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। मिस फॉलेट क्या कह रहे हैं इस संबंध में, कभी किसी समुदाय या समुदायों का कोई समूह मनुष्य की पूर्णता को अपने आप में व्याप्त नहीं कर सकता और एक आदर्श राज्य मेरी पूर्णता की मांग करता है, मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। बारकर क्या कह रहे हैं, राज्य की का साधारण रूप में यह कर्तव्य है कि वह समुदायों के पारस्परिक संबंध बढ़ाए और उनमें संतुलन उत्पन्न करे। सदस्यों और अन्य समुदायों का संयोजन भी इसका कार्य है। राष्ट्र एवं राष्ट्र एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संगठन है, जबकि राज्य पूर्णतः एक भौतिक और राजनीतिक व्यवस्था है। राष्ट्र के निर्माणकारी तत्व सदा परिवर्तनशील होते हैं, जबकि राज्य के निश्चित निर्माणकारी तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र के पास कोई संप्रभु दंडकारी शक्ति नहीं होती, बल्कि नैतिक शक्ति होती, जबकि राज्य के पास संप्रभुता होती है। राष्ट्र के लिए सरकार जैसी किसी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि राज्य के लिए सरकार आवश्यक है। राष्ट्र किसी अन्य राज्य की अधीनता में रहकर अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। राष्ट्र किसी अन्य राज्य के अधीनता में रहकर अपने अस्तित्व को कायम रखता है। वर्गिस के अनुसार राष्ट्र एक ऐसी जनसंख्या का नाम है जिसकी एक भाषा, एक साहित्य हो, एक परंपरा और एक इतिहास हो, एक रीति रिवाज और सही गलत के बारे में एक चेतना हो और एक ही भौगोलिक इकाई में निवास करते हो। ब्राइस ने क्या कहा, ब्राइस राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसने अपने आप को एक राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित कर लिया है हो या स्वतंत्र करने की इच्छा कर रही हो। बारकर राष्ट्र एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी निश्चित प्रदेश में निवास करता हो और उसमें पारस्परिक प्रेम हो। स्प्लेंगर ने कहा, राष्ट्र भाषाई, राजनीतिक और जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक इकाई होते हैं। जर्मन राष्ट्रीयता का संबंध धर्म की भांति चेतना से है। राजत्व भौतिक है, राष्ट्रीयता
मनोवैज्ञानिक है। राजत्व राजनीतिक है और राष्ट्रीयता मन स्थिति है। राजत्व कानूनी स्थिति है और राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक संपत्ति है। राजत्व एक अनिवार्य उत्तरदायित्व है और जो राष्ट्रीयता की विचार भावना और जीवन यापन का एक मार्ग है। राजत्व समस्त सभ्यतापूर्ण जीवन दर्शन की एक अविच्छेय दशा है। तो ये जर्मन ने कहा। आगे देखिए हमारा क्या है, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और उसका विकास। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।